हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है हाइजन प्रिंसिपल के बेसिस पे, वेव थ्योरी के बेसिस पे हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्रूव करने का मतलब है हमें प्रूव करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही होता है। अगर ये प्रूव हो गया तो वेव थ्योरी से ये भी प्रूव हो गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात और, क्या वेव फ्रंट जो होता है वो बेसिक चीज है वेव थ्योरी की। तो वेव फ्रंट जो होता है वो वेव या रे के पाथ के परपेंडिकुलर होता है, हाँ या ना। जिधर रे जा रही है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो क्या है, वेव फ्रंट। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं एक मिरर। क्या है बेटा, ये मिरर। बात समझ में आ गई। अब या तो पहले रे बना दो और उसके ऊपर एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर दो, या वेव फ्रंट बना के रे बना दो, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तो बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। तो मैं पहले एक वेव फ्रंट लेके चल रहा हूं। ये वेव फ्रंट लिया। इस वेव फ्रंट में देखिए, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। बात समझ में आ गई। एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट और आर इन सेम फेज। तो ए बी डी, सी कहां गया, सी स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज करेंगे इसलिए नहीं लिया। ए बी डी तीन सेकेंडरी वेवलेट्स है प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट, ठीक है। दीज आर इन सेम फेज, पता है हम लोगों को। अगर ये सरफेस पे सीधा यहां देखो लाइन सीधी है, सरफेस पे यहां मिलता है, इसको नाम दे दें अगर क्या दे दें भाई, P। तो ये P डैश, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और अच्छे से, अरे चलो भाई, ये यहां मिला P डैश। तो A से P डैश मान लो T टाइम लेता है। लेट वेव फ्रॉम A रीचेज टू मिरर इन टाइम T। अगर ये यहां से यहां तक T टाइम में पहुंचती है और इस पॉइंट पे मैं कोई सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करता हूं, तो उस वेव फ्रंट पे सभी रे T टाइम पे पहुंचेगी, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। तो कैसे बनेगा वो देखो, ये आ गया, ठीक है। अब यहां जो P पॉइंट, जो मैं बोल रहा हूं ये आपको लिखना है, यहां जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट से इस डिस्टेंस को क्या लिखना है, टेक AP डैश डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क। स्टार्टिंग फ्रॉम P। एक कंपास लेके, यूजिंग कंपास, एक कंपास लेकर उसके नोब यहां रखो और ये डिस्टेंस को रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ करो। मान लो वो आर्क यहां आती है, यहां से लिया एक आर्क लगाई, तो आर्क अगर लगाएंगे, ये आर्क आ गई, मान लो यहां से लिया आर्क आ गई, आर्क आ गई, तो यहां से सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे जाएगा, देखो पहले हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाते हैं इसके पैरेलल, क्योंकि हमने यहां भी पैरेलल बनाया था इस टाइप से, ठीक है। तो यहां से आर्क यूं ले लेते हैं, ये लिया, तो ये ऐसे जाएगा, हाँ या ना, P A डैश। क्या मेरी बात समझ भाई, A से P डैश इस रे को जाने में T टाइम लगा, तो T टाइम में ये यहां से यहां पहुंची,
ठीक है। तो यहां पे जो भी सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट, उसके ऊपर ये वाली रे भी उतने टाइम में पहुंचेगी। हाँ भाई, तो मैंने क्या किया, एक कंपास लेके यहां से स्टार्ट किया और इसकी डिस्टेंस जितनी है उतनी ही प्रकार को कंपास को खोल के एक आर्क लगा दी, वो यहां मिली, और वो अगर यहां मिलती है तो मैंने ये सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया। हाँ या ना? ठीक है भाई। अब ये रे इधर जा रही है, ये यहां से इधर जाएगी, और ये वाली ऐसे आएगी, और ये यहां से ऐसे जाएगी। तो तीनों जा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। ये हो गया बी डैश। क्या मेरी बात समझ में आई? तो देखो, वेव जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट की, परपेंडिकुलर। तो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, ओके। अब देखो ध्यान से, यहां मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, अरे हाँ या ना? अब ये है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये वेव फ्रंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मल का परपेंडिकुलर ये सरफेस, इंसिडेंट रे का परपेंडिकुलर ये वेव फ्रंट। तो दो लाइनों में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर में वही एंगल होता है। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नॉर्मल का परपेंडिकुलर मिरर, इंसिडेंट रे का परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, तो ये एंगल भी आई। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे नॉर्मल। अब देखो, नॉर्मल के साथ ये रे कितना आर, तो नॉर्मल का परपेंडिकुलर ये सरफेस, और रिफ्लेक्टेड रे का परपेंडिकुलर ये वेव फ्रंट, तो ये एंगल भी कितना आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट, तीनों रे सेम फेज में, ये यहाँ से यहाँ तक जितने टाइम में पहुंचेगी, ये यहाँ से यहाँ तक उतने टाइम में पहुंचेगी। तो एक प्रकार लेके हमने आर्क लगा दी, दोनों को मिलाया सेकेंडरी वेव फ्रंट, और इसी टाइप से ये यहाँ पे आके टकरा के जाएगी, तो ये भी उतने ही टाइम में पहुंचेगी। अब अगर मैं प्रूव कर दूं आई और आर बराबर है तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट कर ली। अब देखिए, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सी ले भाई? ए पी ए डैश एंड ए पी ए डैश, सॉरी ए पी पी डैश, ए पी पी डैश, और दूसरी ट्रायंगल क्या बनेगी? पी ए डैश पी डैश। हो गई। क्या चीज देखी जाए? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, पी पी डैश कॉमन, पी पी डैश दोनों में क्या है? कॉमन। ठीक है भाई, इसके बाद ए पी डैश पी ए डैश सी इंटू टी। तो आपने देखा एक दो तो एंगल बराबर हैं, और एक साइड कॉमन दूसरी साइड बराबर, तो ट्रायंगल क्या हो गई? सिमिलर, या कॉन्ग्रुएंट में तो तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं? ट्रायंगल ए पी पी डैश सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए डैश पी डैश। सो एंगल 1 इक्वल टू, सॉरी, सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो एंगल बराबर हो गए। तो ये अगर बराबर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें आई और आर को प्रूव करना है। दूसरा, ये सारा डायग्राम हमने कहाँ ड्रॉ किया? एक प्लेन में, तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। तो लिख सकते हैं हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाइजेन प्रिंसिपल के बेस पे वेव फ्रंट और वेव के बेस पे हमने रिफ्लेक्शन को प्रूव किया। बहुत ही आसान है, जनरली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन 2010 में बन गया था एक बार। क्या? राइट द पोस्टुलेट ऑफ हाइजेन प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इट, एंड हाउ विल यू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ
वेव थ्योरी बाय हाइजन प्रिंसिपल। तो आपको पूरा करना पड़ता है ये, ठीक है बेटा। तो इस टाइप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, कर लेंगे। इसके बाद रिफ्लेक्शन के साथ साथ हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन। वेव थ्योरी के बेस पे रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव करें, ठीक है भाई। तो देखिए रिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरफेस। तो यहां देखो मैंने इस टाइप से एक इंटरफेस लिया, यहां लिया मीडियम 1, यहां लिया मीडियम 2, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इंटरफेस है। क्या है ये, लिख देता हूं मैं। इंटरफेस क्या होता है, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, ऊपर मीडियम 1 नीचे मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 नीचे वाले का n2, क्लियर। तो यहां पे भी हमें एक वेव फ्रंट लेना है और वेव लेनी है। तो पहले वेव फ्रंट ड्रॉ कर देते हैं। तो मान के चलो यहां पे पॉइंट है A, तो यहां पे मैंने इस टाइप से एक वेव फ्रंट ले लिया। तो यहां पे ऐसे वेव फ्रंट लिया, तो जरा सोचो, एक वेव आ रही है ऐसे, एक वेव इसके पैरेलल आ रही है ऐसे, और एक वेव इसके पैरेलल आ रही है ऐसे। कोई परेशानी महसूस हो रही है तो बताओ। 3 वेव आ रही है पैरेलल इस टाइप से, ठीक है भाई। तीनों के तीनों पॉइंट सेम फेज में, तीनों के तीनों पॉइंट सेम फेज में, और तीनों इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे यहां तक। उसके बाद सेकंड मीडियम में चेंज होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल डाला, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है भाई। इसके बाद हम देखते हैं, मान लो ये रे यहां से सीधे यहां आती है, ठीक है। कितने टाइम में, t टाइम में। ये a है तो a डैश, तो इसको मान लिया c इंटू टी, लेट डी ए डैश सी इंटू टी, ठीक है। मान लो ये t टाइम में यहां पहुंचती है। वेव फ्रॉम पॉइंट d रीचेज टू द इंटरफेस इन टाइम t। तो ये तो पहले ही इंटरफेस पे है, ये t टाइम में कितना चलेगी वो पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। यहां लिख देते हैं, लेट डी ए डैश सी इंटू टी, वेव फ्रॉम d to a dash reaches in time t टाइम में यहां से यहां पहुंचेगी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट मीडियम में था। अब ये पॉइंट तो सेकंड मीडियम में है। जैसे ही अंदर जाएगा सेकंड मीडियम स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि मान लो ये रेयर है और ये डेंसर है, तो डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और लाइट की स्पीड कम हो जाती है तो वो इसी टाइम में डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा क्योंकि स्पीड कम है, ठीक है भाई। तो यहां से एक आर्क लगाओ, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहली बात ये यूं जाएगा एक्चुअल में, लेकिन जब ये रेयर से डेंसर जा रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, हाँ या ना। तो रे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, रे थोड़ी बेंड हो जाएगी। ये भी ऐसे जा रही थी, ऐसे बेंड हो जाएगी, हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये भी इसका नॉर्मल ऐसे लिया, ये नॉर्मल रे यूं जा रही थी, ऐसे मुड़ गई, कितना मुड़ी, आर। ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये इधर मुड़ गई। अब ये ऐसे आएगी और यहाँ जाके फिर मुड़ जाएगी। तो तीनों रे मुड़ी या नहीं मुड़ी, ये नॉर्मल। क्या मेरी बात समझ में आई। तो रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल हमने इसको मोड़ दिया। ये नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर ये, और ये रे वेव इसका इंटरफेस प्राइमरी वेव फ्रंट। तो रे का परपेंडिकुलर वेव फ्रंट इसका ये, तो ये भी एंगल आई, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, यहां से यहां जब ये रे जा रही है तो स्पीड चेंज हो रही है, कितनी हो रही है, v, कितनी हो रही है भाई, v। ओके, तो लाइट की स्पीड कम हो गई, तो अगर हमें पता लग जाए कि स्पीड कितनी है, v का पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है मुझे, n2/n1 याद है ना आपको, n इक्वल टू सी बाई वी, तो n2/n1 और v1/v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एक की स्पीड पता है, दूसरे की स्पीड पता लग जाएगी। तो स्पीड अगर पता लग जाएगी तो स्पीड इनटू में टाइम, जैसे ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का था, तो वैसे ही टाइम पता लग जाए तो हम एक आर्क लगा सकते हैं इसके ऊपर, यहाँ से कंपास खोल के एक आर्क लगा सकते हैं। इस टाइप से मान लो ये आर्क ऐसे लग जाएगी, तो यहाँ से हम लोग एक बना सकते हैं v इंटू टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ स्पीड ऑफ लाइट मान लो ARS-C थी, यहाँ कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, और इसका पता लग के कंपास से आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये मुझे पता लग गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये एंगल R, तो ये रे इसका परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, ये परपेंडिकुलर इसका ये, तो ये भी एंगल क्या हो गया, R। क्या मेरी बात समझ में आई? ये A था, वो A डैश, ये B है तो B डैश, और ये D है तो भाई D डैश। ठीक है भाई, तीनों चीज समझ में आ गया, आपके सामने है। ओके, अब इसको नाम दे दो A डैश। अब यहां देखो, ये वेव फ्रंट है, ये रे है, तो ये 90, यहां भी ये एंगल 90। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं इन ट्रायंगल AD डैश, AD डैश, यहां से अगर मैं साइन आई निकालता हूं तो साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है, ये 90 के सामने हाइपो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो DA डैश बटे में AA डैश, परपेंडिकुलर बटे हाइपो, DA डैश AA डैश, क्योंकि 90 के सामने हाइपो होता है। ठीक है, इसी टाइप से इन ट्रायंगल नीचे वाली AD डैश A डैश, यहां पे साइन R निकालो, साइन R क्या होगा, AD डैश, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बटे में AA डैश, क्योंकि 90 के सामने हाइपो। ठीक है, साइन आई साइन R मेरे पास आ गया। अब यहां पे ये सब तो आपने नोट कर ही लिया होगा, दोनों को डिवाइड करो, साइन आई बटे साइन R, साइन आई DA डैश डिवाइड बाई AA डैश, AD डैश डिवाइड बाई AA डैश, दोनों को कर दिया, नीचे की टर्म कैंसिल, साइन आई डिवाइड बाई साइन R, DA डैश कितना है, C इंटू टी, ये कितना है, V इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो बेटा साइन आई डिवाइड बाई साइन R कितना आ गया, C बाई V। अरे हाँ या ना? ठीक है, बट n इक्वल टू C बाई V, तो साइन आई बाई साइन R इक्वल टू n। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दें, ऊपर का मीडियम हमने क्या माना था, ऊपर का मीडियम हमने क्या माना था, n1 बाई n2, तो n इक्वल टू C बाई V होता है। तो साइन आई किस मीडियम में है, देखो आई ऊपर के मीडियम में, आई ऊपर के मीडियम में है तो इसका अपोजिट आएगा, ऐसा ही होता है ना? अरे हाँ या ना? आपको पता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, NC बाई V, पता है ना? या एक काम करो, बट NC बाई V और N2 बाई N1 क्या होता है, V1 बाई V2। तो ऊपर के में स्पीड क्या थी, V1, नीचे में क्या थी, V2, हमने C मान रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो V1 की जगह क्या है C, नीचे की जगह क्या है V। बात समझ में आई? V1 बाई V2, ऊपर की स्पीड C, नीचे की स्पीड V, N2 बाई N1, तो ये N2 बाई N1 लिख सकता हूं मैं इसको। क्या मेरी बात समझ में आई? C बाई V होता है N, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, तो डेंसर N2 था, नीचे रेयर आ गया, तो साइन आई बटे में साइन R N2 बाई N1, N21 क्या हो गया, दिस इज स्लेंस लो, साइन आई बाई साइन R इक्वल टू N, दिस इज
स्नेल्स लॉ। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू N2/N1, तो N1 साइन आई N2 साइन आर, यही तो था डायग्राम। स्नेल्स लॉ यही कहता है, दिस इज स्नेल्स लॉ। क्या कहता है ये? एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन, दिस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कांस्टेंट। हो गया प्रूफ। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। यहां थोड़ा सा डाउट हो रहा है आपको, फिर देख लो। सिंस n इक्वल टू C/V, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, तो ध्यान रखो डेंसर का क्या है? N2 विद रिस्पेक्ट टू N1। डायरेक्ट क्लियर, समझ में आ गया। तो स्नेल्स लॉ हो गया। ऑल्सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉ होते हैं, स्नेल्स लॉ और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल इन सेम प्लेन, दोनों हमने प्रूव किए। इसका मतलब हाइजेन प्रिंसिपल वेव थ्योरी का यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हम प्रूव कर सकते हैं। और हमने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली CBSE ICSE कोई भी बोर्ड हो सभी में आ जाते हैं ये 3 या 5 नंबर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से कीजिए। और न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल जो आपने पीछे किए थे वही है। तो ये पीछे की बात थी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का पार्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, प्रिसाइजली और एक्सप्लेन करके अच्छे से। न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर खास ध्यान देंगे। तो जुड़े रहिए और लेक्चर को, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।